The next topic is gravitational field intensity. Gravitational field इंटेंसिटी, कुछ बुक्स में आपको ये आई से लिखा हुआ भी मिलेगा, मैं इसको ई से लिख रहा हूं। ठीक है, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ लिया, लेकिन उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी ये कौन बताएगा? ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बताएगा। इसको कैसे डिफाइन किया है? इट इज डिफाइंड एज force acting at that point per unit mass। जिस भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहते हो उस पॉइंट के ऊपर क्या करो, कोई भी यूनिट मास लाके रख दो और वो जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगा, उस पॉइंट की फील्ड इंटेंसिटी होगी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। फिर से बता रहा हूं, ये सारा का सारा चैप्टर आप बिल्कुल जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल सारी हूबहू कहानी चलेगी। यहां पर सिर्फ मास लिख रहे हैं, वहां क्या लिखेंगे? चार्ज लिखेंगे, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा, सेम है आज भी। अच्छा, यहाँ पे कोई नेगेटिव मास इस तरह का कुछ होता नहीं, वहां नेगेटिव चार्ज जरूर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी बात होगी सारी फोर्सेस कैसी हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस है, हमेशा कैसी हैं? अट्रैक्टिव। वहां पे रिपल्सिव भी एग्जिस्ट करेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो भैया इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? ऑलवेज अट्रैक्टिव और टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ होगी। तो लेट अस से हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये तो बाय डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे भैया? बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज उस पॉइंट पर जो भी फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय मास, इट मींस इसकी यूनिट क्या होगी भैया? न्यूटन पर किलोग्राम। ये इसके एसआई यूनिट होगी। डायमेंशनल फार्मूला इसका आराम से आप लिख लोगे, क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला इसका? डायमेंशनल फार्मूला इज m0 l1 t-2। जरा बताओ, ये डायमेंशनल फार्मूला आपने पहले कहीं देखा हुआ है क्या? है भैया? एक्सेलरेशन ही तो है, और क्या है? फोर्स पर यूनिट मास इज व्हाट? एक्सेलरेशन। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला वही आएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला वही रहेगा जो कि एक्सेलरेशन का है। तो ये बेसिक फार्मूला हो गया कि क्या तरीका क्या समझने का कि सर जिस पॉइंट पे आपको फील्ड इंटेंसिटी देखनी है वहां पे क्या लेके आओ, उस मास को लेकर के आओ, वो देखो फोर्स कितना लग रहा है उसके मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वही उस पॉइंट पे क्या होगी? फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। सो सबसे पहले अपन करते हैं क्या? फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास। कोई एक पॉइंट मास है, उसके कारण से क्या फील्ड इंटेंसिटी होगी? तो लेट अस से कि आप यहां पर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है कैपिटल एम जिसका मास है, इससे आर दूरी पर आप क्या चेक करना चाह रहे हो? आर दूरी पर इस पॉइंट पर फील्ड देखना चाह रहे हो। तो इस पॉइंट पर लेट अस से मैं कहता हूं कि यार मैं एक और मास लिया है जिसका मास m0 है। अब इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी क्या? क्या इस वाले पार्टिकल पर कोई फोर्स लगेगी? अरे लगेगी कि नहीं लगेगी? ये वाला फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इस तरफ फोर्स लगाएगा वो, और वो फोर्स कितना होगा? Gm m0 बाय आर स्क्वायर। ये उस पार्टिकल के ऊपर क्या लगने वाली है? फोर्स लगने वाली है। अब ये फोर्स अगर लग रही है तो अब आप क्या निकाल सकते हो? इंटेंसिटी निकाल सकते हो डेफिनेशन से। क्या डेफिनेशन है इसकी? कि E इज इक्वल टू देखो डायरेक्शन कहां है? नेगेटिव डायरेक्शन है,
माइनस ऑफ Gm m0/r²। ये तो फोर्स होगी। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके मास से, जो मास यहां रखा हुआ है उसके मास से डिवाइड करना है, m0। हियर कम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट मास माइनस Gm/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ोगे Q/r²। ठीक है। So this field intensity is inversely proportional to r²। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यानी क्या है, इंफिनिटी, अगर आप इंफिनिटी पे बात करोगे तो फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो हो जाएगी फील्ड इंटेंसिटी। E और R का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो आप। E और R का ग्राफ इस तरह का ग्राफ क्लियर है। So this is the formula of field intensity due to a point mass। ये एक सिंगल कोई मास है उसके कारण से आ गया। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम में मल्टीपल अगर चार्जेस हो, अच्छा इसको है वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। ये तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखोगे E = -Gm/r³ वेक्टर r। आप कहोगे सर कैसे लिख दिया ये, अरे ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, अगर इसकी डायरेक्शन लिखनी है तो क्या करना पड़ेगा, r कैप से मल्टीप्लाई। फिर ये r कैप से r कैसे बन गया, r कैप को कैसे लिखते हो, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होता है r³ बन जाएगा, ऊपर वेक्टर r आ जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कर लिया, नोट कर लिया ये। अब है कि अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस अगर हो, मल्टीपल पार्टिकल्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। अगर मल्टीपल पार्टिकल्स हो तो नेट फील्ड विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ जितने भी पार्टिकल्स वहां पर हैं। मान लिया कि भैया ये सिस्टम है यार अपना, ये सिस्टम है, और आप इस पॉइंट पर देखना चाहते हो, ये कोई पार्टिकल है, मास m1 m2 m3 एंड सो ऑन। ये वाला इधर रहेगा e1, ये e2, ये e3। इन सबका क्या करना है आपको, वेक्टर सम करना है। क्या करना है, वेक्टर सम। और कुछ नहीं करना। तो मल्टीपल पार्टिकल्स के कारण, एक से ज्यादा अगर पार्टिकल्स हैं तो उस पॉइंट पे जो भी फील्ड लग रहा है उन सबका क्या कर दो, वेक्टर एडिशन कर दो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन ये लेते हैं, ये मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, एक दूसरा पार्टिकल ले लो जिसका मास कितना लेना चाहोगे, लेट अस से 25 mm, and they are separated by some distance L। Find out the point at which gravitational field intensity is zero। Gravitational field intensity is zero। जिस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए उस पॉइंट को पता करो। तो देखो इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले किया था जब हमने फोर्स की बात की थी। पहले एक बात तो यहाँ पे आपके पास 3 रीजन है, रीजन नंबर 1, बीच वाला रीजन 2 और एक बाहर वाला रीजन। कौन से रीजन के अंदर फील्ड जीरो हो सकता है, बीच वाले में, क्योंकि बाकी सब में तो डायरेक्शन क्या है, एक ही साइड में रहेगी, वहां जीरो पॉसिबल नहीं है, और वो जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी पे होगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब बात करोगे तो वो रीजन बाहर भी लाई कर सकता है, क्योंकि वहां पे चार्ज नेगेटिव भी होता है। तो मैं कहता हूं कि ये लो,
इस पॉइंट पे कर लो, ये दूरी यहां से कितनी होगी भैया, x दूरी होगी, ये कितनी बच गई, l माइनस एक्स। इस पॉइंट पर इसके कारण से जो फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा, और इसके कारण इधर, यानी कि दोनों का क्या सेम करना है, मैग्नीट्यूड सेम करना है। इसके कारण क्या आएगा, gm बाय एक्स स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू g इंटू 25m बाय l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो gm से gm कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या इस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर को खोल दिया जाए, ना, इसी स्टेप पे क्या करना है, रूट लेना है आपको। तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 ओवर l माइनस एक्स, so you will get 6x is equal to l, और x is equal to l by 6। यहां पे भी वही कहानी रहेगी कि किसके नजदीक पोटेंशियल, किसके नजदीक फील्ड जीरो आएगा, जिसका मास कम है, जिसका मास कम है उसके नजदीक आपको क्या मिलेगा, फील्ड जीरो मिलेगा। ठीक है, कर लिया नोट, क्वेश्चन तो कर लिया होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे मासेस रखे हुए हैं, ये यहां से 1 मीटर की दूरी पर, अगले वाला 2 पर, उससे अगले वाला 4 पर, उससे अगले वाला 8 पर, एंड सो ऑन है। इसी इसी पैटर्न में अनंत चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए, सभी का मास क्या है, m मास है। यू हैव टू फाइंड, लिखिए क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर फील्ड इंटेंसिटी बताइए आप। पहले तो आप एक बात बताइए कि जितने भी ये पार्टिकल्स रखे हैं, क्योंकि फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, जितने भी ये पार्टिकल्स हैं, इन सब के कारण से फील्ड की डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है, अरे सेम है, सबके कारण से डायरेक्शन, इसके कारण से डायरेक्शन कहां है, इधर, इसके कारण भी इधर, इसके कारण भी इधर, सबके कारण डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो उन सबको सिंपल क्या कर दो, अलजेब्रिक एडिशन कर दिया जाए, तो नेट फील्ड इज इक्वल टू, इसके कारण कितना आएगा, माइनस जी एम बाय 1 का स्क्वायर, इसके कारण कितना आएगा, प्लस माइनस जी एम बाय 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस जी एम बाय 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस जी एम बाय 8 का स्क्वायर, और ये ऐसे अनंत तक चल रहा है, अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। तो मैं क्या करता हूं, माइनस जी एम कॉमन, 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर। इसका एडिशन कैसे करें, क्या है ये, दिस इज इनफाइनाइट जीपी, दिस इज इनफाइनाइट जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है, आई थिंक इट्स 1/4, 1/2 स्क्वायर को, 1/2 स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको फिर से कर दिया तो फिर ये आ गया, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 8 एंड सो ऑन, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला, what is the formula of sum of infinite gp, a upon 1 minus r, where r is the common ratio, a is the first term, तो ये आ गया आपका आंसर, माइनस जी एम, ए क्या है बेटा 1, 1 minus 1/4, so here comes the answer minus 4 gm by कितना आ गया 3।
ठीक है। अगर डायरेक्शन वाली फॉर्मेट में लिखना है तो मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, चलो मैग्नीट्यूड में माइनस मत लगाओ चाहे आप। अगर डायरेक्शन के साथ लिखना पड़े, वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े, तो क्या लिखूंगा 4gm/3, तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या है इसकी आई कैप है, तो क्या लिख दूंगा बेटा साथ में आई कैप, तो टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन आल्सो आई कैप। क्लियर है ये? डन। देखो मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर काइंड जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बड़े आराम से कर लेंगे उस टाइम पे। तो ये तो हमने किसी पॉइंट पार्टिकल के कारण से कर लिया। नेक्स्ट इज फील्ड ड्यू टू, फील्ड का था ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड ड्यू टू ए holosphere or you can say spherical shell और spherical shell, किसी spherical shell के कारण से आपको फॉर्मूला बताना है, ठीक है। देखो अब मैं नेगेटिव साइन बार बार नहीं लगाऊंगा, नेगेटिव साइन अपने आप समझ जाना, क्यों नेगेटिव साइन हर पूरे इसमें नेगेटिव साइन आना ही आना है। ये आपका एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस r है और इसका मास कैपिटल M। अब इस केस में दो जगह फील्ड फाइंड आउट करेंगे, एक तो इसके अंदर और दूसरा इसके बाहर। सो द वेरी फर्स्ट केस, पहला केस क्या हो गया, फील्ड इनसाइड, यानी कि आप r की वैल्यू क्या रखेंगे, रेडियस से कम अंदर वाले पार्ट पे रखेंगे। अंदर वाले पार्ट में कोई मास ही प्रेजेंट नहीं है, अंदर वाले हिस्से में कोई मास ही प्रेजेंट नहीं है, सो इन दैट केस द फील्ड विल बी जीरो, फील्ड इनसाइड इज जीरो। यानी कि अंदर हर एक पॉइंट पर, यानी कि अंदर आप किसी भी पार्टिकल को मूव करवाओगे तो उसके लिए आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं है, ठीक है। सेकंड केस एट द सरफेस, एट द सरफेस में नेगेटिव साइन नहीं रख रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GM बाई कैपिटल R स्क्वायर, GM बाई कैपिटल R स्क्वायर। एंड द थर्ड केस फील्ड आउटसाइड, फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड मतलब R इज ग्रेटर देन R। अगर आप आउटसाइड बात कर रहे हो तो E इज इक्वल टू GM बाय स्मॉल r स्क्वायर। फील्ड आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, अंदर जीरो है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। आप चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो E और R के बीच। इनसाइड तो जीरो है, सरफेस पे GM बाई R स्क्वायर कैपिटल, और फिर इनवर्सली इस तरह का ग्राफ ही आएगा आपका। अगेन दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका फील्ड आ गया होलोस्फीयर के कारण से। कर लिया नोट? नेक्स्ट इज ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, यानी सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा, मतलब होलोस्फीयर लाइक टेनिस बॉल है ना, टेनिस बॉल की तरह हो गया, अंदर वाला पार्ट खाली है। अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें तो लेदर बॉल होगी आपकी, है ना, अंदर वाले पार्ट में मास प्रेजेंट है। इस केस में देखो क्या होगा,
मास प्रेजेंट है अंदर, है ना, इसका रेडियस r। तो अगेन फर्स्ट केस, इनसाइड r लेस देन कैपिटल R। इनसाइड अगर बात करोगे तो E इज इक्वल टू GM बाय कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r। इट मीन्स E inside is directly proportional to R। जब आप सेंटर से सरफेस की तरफ आओगे तो फील्ड की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी। सेकेंड केस, एट द सरफेस सरफेस के ऊपर E इज इक्वल टू GM बाय कैपिटल R स्क्वायर। एंड द थर्ड केस, outside means R is greater than capital R. In that case, E is equal to GM by R square. E outside is inversely proportional। ये अभी के लिए याद ही रखनी है फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ग्राफ से याद रखने हैं आप, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखो तो ये तो पॉइंट पार्टिकल वाला था। सोचो कि अगर इस पूरे स्फीयर को किससे रिप्लेस कर दूं, कैपिटल M पॉइंट पार्टिकल से, जो कि कहां रखा हुआ हो, सेंटर में, तो वही फॉर्मूला है सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखा। इसका ग्राफ पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और सरफेस के ऊपर GM बाई R स्क्वायर, सरफेस पे GM बाय R स्क्वायर, ये सरफेस। करो, नोट करो जल्दी से। कर लिया? नेक्स्ट इज फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। रिंग अगर कोई है आपकी, उसके सेंटर पर फील्ड क्या होगा? रिंग है, मास M, सेंटर पे क्या होगा फील्ड? जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स है वो एक दूसरे के फील्ड को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे ना। ये वाले पॉइंट के कारण से फील्ड इधर आया, बिल्कुल इसका जो डायमेट्रिकल पॉइंट ऑपोजिट है उसके कारण इधर आया, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, सबके कारण से क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ रिंग पे फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था, सेंटर पे क्या रहेगा, रिंग के सेंटर पे फील्ड विल बी जीरो। नेक्स्ट इज फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस पर। ये एक्सिस कहलाएगा, मास M, इसका रेडियस R है, x दूरी पर देखना चाहते हैं, ठीक है। डायरेक्शन तो कहां आएगी, टुवर्ड्स, ऐसे आएगी। एंड द वैल्यू इज, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल, इसका फील्ड का फार्मूला क्या आता था, क्या दोबारा बोलो, ये अधूरा है अभी, KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो E इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा,
जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला है एक्सिस पर किसका, फील्ड का। एक इसमें ना बढ़िया क्वेश्चन पता क्या बनता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, आप वहां पे भी पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आप प्लस माइनस आर बाय रूट 2 पर E is maximum at x is equal to plus minus r by root 2। r by root 2 पर ये वैल्यू x में मिलती है, इसको डिफरेंशिएट करने से आता है, यहां पर मिलेगी, यानी दोनों साइड मिलेगी ना, दोनों साइड सिमेट्रिकल। अच्छा, दोनों साइड फील्ड की डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है, जरा सोच के बताना। इस रिंग के दोनों साइड जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो भैया मैग्नीट्यूड तो सिमेट्रिकल रहेगा, अरे मैग्नीट्यूड तो सिमेट्रिकल रहेगा, व्हाट अबाउट डायरेक्शन, दोनों साइड डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है, मैं कह रहा हूं सेंटर है। अच्छा, मैं एक बात बोलता हूं कि जो यहां पर जो फील्ड की जो डायरेक्शन है, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द एक्सिस, ये बात सही है। तो इधर भी सेंटर की तरफ है, उधर भी सेंटर की तरफ है, तो आप कह रहे हो डायरेक्शन सेम है ना ऑपोजिट है, तो सेम हुई कि ऑपोजिट हुई, क्यों, टुवर्ड्स द सेंटर है, समझ में आ रहा है। एक तरफ ये वाली डायरेक्शन दिस इज माइनस आई कैप और ये इधर वाली दिस इज प्लस आई कैप, दोनों साइड डायरेक्शन ऑपोजिट है। प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पर वैल्यू क्या आएगी आपकी, मैक्सिमम आएगी। अच्छा, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये भी देख लो, जी एम एक्स की जगह यहां क्या करना पड़ेगा आपको, आर बाय रूट 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2। करो जरा सिंप्लीफाई करके, क्या आ रहा है, 3√3 आ जाएगा, देखो जल्दी से देख लो क्या आ रहा है, 2gm बाय 3√3 आर स्क्वायर। और ग्राफ भी बना सकते हो आप, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है इसका, ई और एक्स का। माइनस आर बाई रूट 2 प्लस आर बाई रूट 2, यहां पे आपको ई मैक्स मिलेगा, यहां भी ई मैक्स मिलेगा। डायरेक्शन का खेल है, सिर्फ किसका खेल है, डायरेक्शन का खेल है। क्लियर है। कर लिया नोट, करो 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 करो। फील्ड में आपको इतने ही फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। क्या कह रहे हो, 3√3 नहीं आएगा, गलत आ गया क्या, अच्छा अभी करता हूँ, नोट कर लिया, ये पहले तो ये नोट कर लिया क्या, देखो जरा आप ये आप कह रहे हो गड़बड़ कर दिया है ना, सही है, देखो जरा सही तो है ही। जी एम एक्स के लिए क्या लिखना है, आर बाई रूट 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स के लिए क्या लिखना है, आर बाई रूट 2 उसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई 2। देखो नई चीज सीख रहे हैं आज, है ना। अब देख ले, ये कितना बन गया आपका, 3r स्क्वायर बाई 2 और इसकी पावर 3/2। एक एक सॉल्व करते हैं, r स्क्वायर की पावर 1/2, हाँ बोलो, तो ही तो बोल रही है,
उन्हें तो बोला है सर, क्या हो गया? अच्छा आर स्क्वायर का 1/2 ये देखना जरा, सब ठीक कर रहे हैं क्या? आर स्क्वायर की पावर 1/2 इज आर एंड उसका क्यूब इज आर क्यूब। 3 की पावर 1/2 कितना बन गया? √3 और उसका क्या बन गया? क्यूब, तो 3√3। इसी तरह से अपॉन में क्या है? 2 की पावर यानी √2 और उसका क्यूब 2√2। देखो बढ़िया चीज आई नहीं? ठीक है। कर लिया नोटी? नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बी से लिखता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। It is defined as the amount of work done in bringing a unit mass from infinity to that point in slow steps, or you can say or without change in kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं किया, स्लो स्टेप्स में लेकर के आया। तो वो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन किया आपने, वही क्या डिफाइन है? वही आपका पोटेंशियल डिफाइन है उस पॉइंट। तो ये जो है इट इज ए वर्क डन की बात आ गई, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होगी इसे? भाई आपने डिफाइन कैसे किया है बी को? वर्क डन पर यूनिट पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। तो क्या यूनिट होगी इसकी? जूल पर किलोग्राम। Now the very first is electric potential due to gravitational potential due to a point mass। किसी पॉइंट मास के कारण से, डिराइव नहीं कर रहा हूं, सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं इसका। मान लिया कोई मास ma से r दूरी पर देखना चाहते हो, तो द पोटेंशियल इज -gm/r, -gm/r, यानी कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये याद रखना है रिजल्ट। अच्छा ये नेगेटिव में है तो ग्राफ नेगेटिव में बना सकते हो आप, वो ऑप्शन से देख लेंगे। नेगेटिव में बना देते हैं ग्राफ, नेगेटिव पोटेंशियल। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट पार्टिकल। अगर मल्टीपल पार्टिकल्स हो तो जितने भी पार्टिकल्स उस पॉइंट पर पोटेंशियल लगा रहे हैं उन सब का ये एडिशन कैसा होगा? स्केलर एडिशन है, अलजेब्रिक एडिशन है पोटेंशियल।
भूमि आप एक बात बताओ, इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन तो इधर हुआ करती थी, पोटेंशियल की डायरेक्शन किधर होगी? क्या यही होनी चाहिए या ऑपोजिट होगी? हाँ भी, आप बताओ क्या नाम है? हाँ, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन थोड़ी होगी। अरे कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी भाई। अगर आपको मल्टीपल मल्टीपल पार्टिकल्स के कारण से क्या पता करना है, पोटेंशियल पता करना है, तो उन सब के कारण से जो भी पोटेंशियल आ रहा है उस पॉइंट पे उन सबको क्या कर दो, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन कर दो, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। मास m, फिर m, फिर m, फिर n, ऐसे इन्फिनिटी तक। ये 1 मीटर पर, इसका कोऑर्डिनेट 2 मीटर है, इसका कोऑर्डिनेट 4 मीटर है, इसका कोऑर्डिनेट 8 मीटर एंड सो। फाइंड पोटेंशियल एट ऑरिजिन, फाइंड पोटेंशियल एट ऑरिजिन। ऑरिजिन का पोटेंशियल बताओ, जल्दी से कर दो। ऑरिजिन पे पोटेंशियल क्या होगा? करो करो करो। हो गया? देखो, मैं थोड़ा सा जल्दी करते हैं। क्या माइनस जी हम सब में कॉमन आएगा? 1 ये आर, अगले का 1/2, 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये क्या बन गया? अरे जीपी बन गया क्या ये? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। कॉमन रेशियो इज 1/2। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज a over 1 minus r। तो आंसर आ गया होगा ये, -2g आ गया, -2g। ठीक है, next is gravitational potential due to a spherical shell। इस स्फेरिकल शेल के कारण से पोटेंशियल, कैपिटल आर मास एम। फिर से वही केस बनेगी बेटा। पहला आप कहां पता लगाएंगे? इनसाइड आर लेस देन कैपिटल आर, इनसाइड। अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा? नॉन जीरो बट कांस्टेंट, नॉन जीरो बट कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू, इट इज -gm बाई कैपिटल आर, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कैसा सरफेस हुआ ये? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, माने कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। ऐसे सरफेस पे किसी पार्टिकल को मूव करने में कोई अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं करना होता। समझ में आया? सेकंड केस, सरफेस के ऊपर भी ऐसा ही होगा, सेम ही रिजल्ट आएगा। आउटसाइड की बात करते हैं, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर,
उस केस में v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई स्मॉल आर, वही रिजल्ट आएगा जो कि पॉइंट पार्टिकल वाला है। v आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट, ग्राफ सभी इंपॉर्टेंट ही है। पहले कांस्टेंट है, मैं नेगेटिव में नहीं बना रहा हूं, ठीक है, और मैं पॉजिटिव में बना दिया, नेगेटिव में बना लेना आप चाहे बनाना चाहो तो, नेगेटिव में बनेगा और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। नेगेटिव में बना लेना बेटा ये, और यहां कांस्टेंट। बट एग्जाम में कभी पॉजिटिव में बना के देते तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में दे रखा हो तो वी विल गो फॉर द नेगेटिव, बट पॉजिटिव में भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। किसके कारण आया ये? स्फेरिकल शेल के कारण आ गया, ठीक है। अब करते हैं किसके कारण से? सॉलिड स्फीयर के कारण से। कभी है लोग याद कर लें। सॉलिड स्फीयर, gravitational potential due to a solid sphere। सॉलिड स्फीयर के कारण मास m, पहला केस इनसाइड it is equal to minus gm by 2r cube 3r cube minus small r square। आई थिंक ये है, कहां पर स्क्वायर आएगा भैया? ये सॉरी ये स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही स्क्वायर, ये स्क्वायर है। माइनस जी एम बाई 2r क्यूब 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, दिस विल बी द पोटेंशियल इनसाइड। यहां से बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है। एक तो ये कि ये कैसा वेरिएशन है? पैराबोलिक वेरिएशन। अरे कैसा वेरिएशन है? पैराबोलिक वेरिएशन है। वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है? अगर आप यहां से सरफेस की तरफ आओगे बेटा तो वैल्यू क्या हो रही है? घटने लग रही है। अगर मैं आपको कहूं कि बी एट सेंटर क्या होगा, तो सेंटर के लिए भी क्या करना पड़ेगा? स्मॉल r शुड बी 0। ये स्मॉल r कहां से? जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं सब में जो भी आप r मेजर कर रहे हो सब के सब कहां से हैं? सेंटर से। कहां से मेजर होंगे? सेंटर से। सरफेस से कोई फॉर्मूला नहीं है। वेरिएशन ऑफ जी हाइट और डेप्थ वाले में तो सरफेस से ही था, लेकिन इन सब में कहां से है? सेंटर से ही। तो सेंटर पे स्मॉल r की वैल्यू 0, इट इज माइनस 3gm बाई 2r और माइनस 1.5gm बाई r। ये फॉर्मूला, ये सेंटर के ऊपर पोटेंशियल है, सेंटर के ऊपर फॉर्मूला है। अगर मैं कहूं सरफेस पर, सरफेस पर बताओ, सरफेस के लिए स्मॉल r को क्या लिख दिया जाए? कैपिटल R। क्या बन जाएगा? माइनस gm बाई कैपिटल R। बोलो। तो सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा है, 1.5 गुना ज्यादा है। केस 2 आउटसाइड, स्मॉल r ग्रेटर देन r,
इसमें कोई नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला है, V आउटसाइड इज माइनस GM बाय स्मॉल r। V और R के बीच का ग्राफ, ये सरफेस के ऊपर तो था -1.5 GM बाई R, ये GM बाई कैपिटल R माइनस का, ये ग्राफ है। ये वाला ग्राफ पैराबोलिक है और ये आपका हाइपरबोलिक है, ये ध्यान रखो, पैराबोलिक और वो हाइपरबोलिक। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, सरफेस का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए और सेंटर वाला -1.5, और ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो क्या, कि पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू 3/2 पोटेंशियल एट सरफेस। पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू 3/2 पोटेंशियल एट सरफेस। ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल, एक्स दूरी पर, ये इसका रेडियस r, मास m। इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताओ, पहले डायरेक्शन बताओ। स्केलर है, रिया ने बताई दी थी डायरेक्शन, नहीं बोला इसका मतलब तो सोच रहे थे ना कौन सी आएगी, कि कौन से डायरेक्शन आएगी। V is equal to minus GM over under root of R square plus X square, जबकि इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, -GM बाई कैपिटल R, X की वैल्यू 0 रखनी होगी। इसके सेंटर पर फील्ड कितना आया था, 0। अगर किसी पॉइंट पर फील्ड 0 है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर क्या 0 हो, पोटेंशियल 0 हो। आई कुछ बात समझ में? इसके केस में फील्ड यहां क्या आया था, 0, बट पोटेंशियल 0 नहीं आया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पर फील्ड 0 हो बट पोटेंशियल 0 ना हो। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो बट फील्ड 0 ना हो? ये सोचो जरा, इज इट पॉसिबल कि किसी पॉइंट पर क्या 0 हो जाए, पोटेंशियल 0 हो जाए, तो वहां पर फील्ड भी 0 ही होना चाहिए? ऐसा सोच के बताओ आप। किसी पॉइंट पर क्या 0 है, पोटेंशियल 0 है, तो फील्ड 0 होगा। ये मेरी बात सत्य है कि असत्य है? पहले इसका ग्राफ बना देते हैं, फिर आपके सत्य सत्य की परख करेंगे। ये नेगेटिव में बनाना है क्या? इस तरह का ग्राफ बनेगा, सेंटर पे मैक्सिमम -GM बाई कैपिटल R, फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल इन्फिनिटी पे 0। हाँ, तो अब मैं कह रहा था कि E इज इक्वल टू, क्या कह रहा था मैं, E 0 है नहीं, इफ V इज इक्वल टू 0 देन E इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है,
अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल अगर जीरो, अरे पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है तो यार स्केलर आप सोचो कि क्या हो सकता है, वो तो जीरो बन सकती है दो चीजों को मिला के, लेकिन फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, आप उसको डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं कर पाओ। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है, अभी एग्जांपल आएगा तब बताएंगे कैसे होगी। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहां पर, आपके रिंग के केस में आ गया। ठीक है, इतना आप करो, बाकी अभी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, इतना करो।